आप सुन रहे हैं रेडियो धूम 89.6 FM। ये है दिल से दिल की ट्यून। रेडियो धूम 89.6 पर आप सुन रहे हैं आपका मनपसंद प्रोग्राम गेस्ट ऑफ द डे। और साथियों, इस कार्यक्रम में हर बार हम एक नए विषय के साथ आपके बीच उपस्थित होते हैं। ये विषय होते हैं स्वास्थ्य, शिक्षा और जागरूकता के। ऐसा ही एक और विषय लेकर आज हम फिर से उपस्थित हैं। साथियों, कहा जाता है कि जमाने के साथ चलना बेहद जरूरी है और चलना भी चाहिए। और जब दुनिया तकनीकी राह में चल रही हो तो तकनीकी ज्ञान भी उतना ही जरूरी है। पर बात केवल चलने की नहीं है, बात सुरक्षित तौर पर चलने की है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं साइबर जागरूकता की। मोबाइल, कंप्यूटर और सोशल मीडिया के इस्तेमाल के दौरान हमें कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, साइबर ठगी से हम कैसे बच सकते हैं और यदि साइबर ठगी हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए, ऐसी तमाम जानकारी के लिए आज हम इस कार्यक्रम में आपसे रूबरू हो रहे हैं। साथियों, हम आपको बता दें, रायगढ़ पुलिस अधीक्षक श्री दिव्यांग कुमार पटेल के दिशा निर्देशन में और रायगढ़ पुलिस के मार्गदर्शन पर जिले में साइबर अपराधों से लोगों को बचाने के लिए लगातार जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। और इस मुहिम में हम भी आपके बीच उपस्थित हैं रेडियो धूम के मंच पर। और साइबर सुरक्षा संबंधी तमाम जानकारियां देने के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, साइबर सेल रायगढ़, श्री अनिल विश्वकर्मा जी। सर, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, जैसा कि आज का सिनेरियो है, आज का दौर है, और जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा, ज़माने के साथ चलना बहुत ज़रूरी है, पर सुरक्षित तरह से चलना ज़रूरी है। और हम अपने आसपास प्रतिदिन एक ना एक नए केस के साथ, हर बार अखबारों में एक नई सुर्खियां होती हैं साइबर अपराध की। तो इस पूरे विषय पर रायगढ़ में किस प्रकार का एक माहौल है और किस प्रकार की सावधानियां हमें रखनी आवश्यक हैं? देखिए, आपने जो बात कही है उस पर मैं बताना चाहूँगा कि साइबर सेल के माध्यम से हम लोग ज़िले में संचालित हो रहे जितने भी प्रकार के ऑनलाइन साइबर ठगी, चाहे वो किसी व्यक्ति को डरा धमका कर हो, ऑनलाइन वीडियो कॉल के माध्यम से हो, या उनकी निजी जानकारियां चुरा लेने के पश्चात की गई हों, तमाम इन अपराधों के पीछे जब हम जाते हैं तो यह देखते हैं कि जो व्यक्ति हैं उनके पास ऑनलाइन मोबाइल चलाना, साथ ही जितने प्रकार के सोशल मीडिया ऑपरेट करना बहुत अच्छी बात है। लेकिन होता क्या है कि लोगों को जागरूकता की कमी होने से, लालच के कारण और चीज़ों को इग्नोर करने के कारण, चीज़ों को ध्यान न देने के कारण वो किसी न किसी प्रकार से ठगी का शिकार हो जाते हैं। और अंततोगत्वा हमें उनको सहायता देनी पड़ती है कि साइबर फ्रॉड से आप शिकार तो हो चुके हैं, लेकिन आपके जो जमा पूंजी के जो पैसे हैं उसे किस तरीके से आप बचा सकते हैं, या उनमें से कितने प्रतिशत पैसों को आप वापस पा सकते हैं। जी जी। तो सर, इसमें दो पक्ष दिखाई दे रहे हैं। एक तो आप जब ठगी के शिकार हो जाते हैं तब आप क्या करें, और दूसरा जो पक्ष है कि ठगी का शिकार ना हो, इसके लिए किस प्रकार से सुरक्षित रहें। तो इन दोनों पर कुछ आप हमें मार्गदर्शन दीजिए। जी, सर्वप्रथम क्या है कि एक जो सामान्य अभी व्यक्ति है, अगर उसे ठगी से बचना है तो सर्वप्रथम उसको अपने जितने भी अकाउंट्स हैं, चाहे वो बैंक अकाउंट्स हों, चाहे उसके मेल अकाउंट्स हों, ईमेल एड्रेसेस हों, उनके जो पासवर्ड्स हैं, इवन मोबाइल में भी हम लॉक रखते हैं, इवन जो चेहरे फेशियल रिकग्निशन जिसे कहते हैं, मोबाइल को चेहरे से पहचानना, और साथ ही कुछ OTP के माध्यम से, नंबर्स के माध्यम से आपके अकाउंट्स जुड़े रहते हैं। तो सर्वप्रथम तो ये वो हैं जिनसे आपका जो बैंक अकाउंट है, आपका मोबाइल है, आपका सोशल मीडिया एप्लीकेशन है, वो सुरक्षित रहता है। तो कोशिश करें कि इन्हें सुरक्षित रखें। अब आप दूसरी बातें आती हैं कि अगर कोई व्यक्ति फ्रॉड का शिकार हो जाता है, अगर व्यक्ति फ्रॉड का शिकार हो जाता है तो उसे सर्वप्रथम सेंट्रल हेल्पलाइन नंबर है, टोल फ्री है, 1930, इस पर सर्वप्रथम कॉल करना चाहिए। और बिना सहमे डरे और जल्दबाजी किए बिना उसे कहीं पर भी ये सुविधा प्राप्त हो सकती है कि उसके जो पैसे जा चुके हैं उसके खातों से या उसके वॉलेट से, उसे वह अधिकतम प्रतिशत में वापस प्राप्त कर सकता है। बस हमें ये ध्यान रखना है कि उसमें समय सीमा बहुत कम समय रहता है, क्योंकि जो फ्रॉड करते हैं उनको ये पता रहता है कि ये तुरंत टोल फ्री कॉल करेंगे और जहाँ पर पैसा होगा वो होल्ड हो सकता है। इसलिए कोशिश करते हैं कि आप जिस समय आपको पता चलता है कि मेरे साथ ठगी हो चुकी है किसी प्रकार की, तो आप तुरंत 1930 कॉल करें। और अगर लगता है कि आप आसपास हैं, पुलिस थाने के आसपास हैं, तो पुलिस थाने या निकटतम साइबर सेल में आप पहुंचकर मदद ले सकते हैं।
जी सर, जैसा कि रायगढ़ शहर में हमारा जो क्षेत्र है, हमारा जो पूरा ज़िला है, इस पर आप किस प्रकार से अनुभव करते हैं? किस प्रकार के क्राइम की अधिकता ज़्यादा है हमारे आसपास? अभी तक मैं जनवरी से देख रहा हूँ यहाँ पर साइबर सेल प्रभारी के रूप में जी। तो मैंने देखा है कि सर्वप्रथम खातों का दुरुपयोग हो रहा है। आप देख सकते हैं अगर कोई साइबर फ्रॉड होता है तो उसमें उन्हें कुछ मूलभूत चीज़ें आवश्यक होती हैं। सर्वप्रथम है सिम नंबर या सिम कार्ड, जिसे हम सामान्य मोबाइल नंबर बोल देते हैं। दूसरा है उसका बैंक अकाउंट, तीसरा है इंटरनेट और चौथा है कोई गैजेट। जब ये चारों चीज़ें मिल जाती हैं तो आप साइबर फ्रॉड कर सकते हैं। मैं बताना चाहूँगा कि रायगढ़ शहर और रायगढ़ ज़िले में भी ऐसे बहुत से खाते होते हैं बैंकों के, जो कि लोग गिरवी रख देते हैं या खातों को बेच देते हैं। मैं बताना चाहूँगा कि पिछले साल भर से हमने लगभग इन मामलों में लगभग 20 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा है। ये वो लोग हैं जो या तो खातों को बेच चुके हैं या खातों को रायगढ़ से लेकर के दूसरे राज्यों में जो फ्रॉड करने वाले व्यक्ति हैं वहाँ तक पहुँचाते हैं। इंक्लूडिंग बताना चाहूँगा सिम भी जो खरीद करके दूसरों को ये उपलब्ध कराते हैं, जो कि मूलभूत आधार है। अगर आज के डेट में मैं कहूँ कि कोई व्यक्ति किसी को खाता ना दे या खाता ना खुलवाए और खाता खुलवा कर किसी फ्रॉड को ना दे, साथ ही अपनी सिम को अपने पास रखे, तो बहुत सारे साइबर फ्रॉड के मामले जिले में खास करके नहीं होंगे। महिलाओं को लेकर किस प्रकार का माहौल है साइबर क्राइम को लेकर के, और आपको क्या लगता है महिलाएं कितनी जागरूक हैं हमारे आसपास? महिलाओं में जागरूकता है, इस बात को नकारा नहीं जा सकता है। अपितु मैं कहना चाहूँगा कि मैंने शुरू में सबसे पहले कहा था कि अगर आप सोशल मीडिया का उपयोग कर रही हैं तो सोशल मीडिया का उपयोग हम चाहते हैं कि हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में, जो कि इंटरनेशनल लेवल का रहता है, किसी प्रकार की भी आप सोशल मीडिया देख लें, चाहे इंस्टाग्राम हो, लिंक्डइन हो, फेसबुक हो, हम चाहते हैं कि हमारी जो निजी जानकारियां हैं वो भी हम उन प्लेटफॉर्म में देते हैं, चाहे फ़ोटोज़ हों, वीडियोज़ हों, टूर्स प्रोग्राम्स हों, हम सारे शेयर करते हैं जी। लेकिन कहीं ना कहीं क्या होते हैं, जो फ्रॉड करने वाले लोग हैं उन्हें किसी न किसी तरीके के मटेरियल्स की ज़रूरत होती है, जो वो प्राप्त करते हैं ऐसे ही फेसबुक और सोशल मीडिया अकाउंट से, जो कि ऑन एयर हैं, मतलब पब्लिक प्लेटफॉर्म में है। वहाँ से एक्सेस करने के पश्चात उन फोटो वीडियो की मॉर्फिंग की जाती है, मतलब उन्हें परिवर्तित किया जाता है, फिर आपको कांटेक्ट करके आपसे वसूली या धमकी या आपके अकाउंट हैक करने की धमकी आपको दी जाती है। तो मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से चाहूँगा कि जो भी इनका प्रयोग करते हैं वो खास करके उसे पब्लिक डोमेन में ना डालें, अपने कॉन्टेक्ट्स में डालें, मतलब ऐसे लोग जो आपको जानते हैं वही देख सकें जी, न कि पब्लिक देखें। जी जी, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हम यूज़ करते हैं उसमें मुख्य रूप से व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सारे बहुत ही सामान्य तौर पर हर व्यक्ति के द्वारा यूज़ किए जाने वाले प्लेटफॉर्म्स हैं। और यहाँ जब हम अकाउंट बनाते हैं तो बहुत सारी जानकारियाँ हमसे मांगी जाती हैं, तो वो शुरुआत में ही इन बातों का ध्यान रखा जाए। जी बिल्कुल। और एक बहुत बड़ा वर्ग हमारा जो है हमारे सोसाइटी में, हमारे समाज में, वो विद्यार्थी हैं, वो स्कूली विद्यार्थी हैं, वो कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे हैं। तो इन्हें किन बातों का ख्याल रखना होगा और किस प्रकार के क्राइम इनके साथ होते हुए हम अभी वर्तमान समय में देख सकते हैं कि किस प्रकार के केसेस हमारे बीच हैं? इसमें मैं बताना चाहूँगा, विद्यार्थियों को ऐसा नहीं है कि हम उसे टेक्नोलॉजी से बिल्कुल अलग रख पाएंगे, क्योंकि ऐसा अभी समय आ चुका है जिसमें हमने अभी कोरोना काल 4-5 साल पहले देखा है कि हमने खुद ही उन्हें फोर्स किया है कि वो ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करें, बिल्कुल स्क्रीन के पास टाइमिंग बढ़ाएं, जबकि हम खुद आज के डेट में कहेंगे कि स्क्रीन टाइम उनकी कम होनी चाहिए। जी जी। लेकिन ये अभिभावकों का दायित्व है कि वो उन छात्रों को, उन बच्चों को ये बताएं कि आपके ये जो टेक्नोलॉजी है, जो गैजेट आपको मिल रहे हैं, ये आपके विकास के लिए हैं, आपको आज के युग के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए है। मैं बताना चाहूँगा, बहुत सारे ऐसे केसेस जो हमने रायगढ़ में फेस किए हैं या हमारे पास आवेदन आते हैं, जिसमें बच्चे खासकर वीडियो गेम्स खेलना, और वीडियो गेम्स में आपको पता ही होगा कुछ ऐसे वीडियो गेम्स में हैं जिनको आप फिनेंशियल, आप उनसे हेल्प लेकर के आगे अपना स्टेज बढ़ा सकते हैं या कुछ वेपन्स ले सकते हैं, ऐसे तमाम वीडियो गेम्स हैं। एक एग्जाम्पल है जिसमें एक बच्चे के द्वारा अपने पिताजी के खाते को वीडियो गेम्स में जोड़कर लगभग 3 लाख रुपए का उसके साथ साइबर फ्रॉड हो चुका था। तो यही बात है कि बच्चों को, अभिभावकों को समझाना होगा कि किसी न किसी प्रकार से जो फ्रॉडस्टर हैं वो सभी को टारगेट रखते हैं, उसमें बच्चे भी शामिल हैं, और बच्चे भी अपनी जानकारियों को, फोटोज़ को, वीडियोज़ को भी ऐसे लोगों को शेयर कर देते हैं
जिनको वो जानते तक नहीं हैं। तो ऐसे भी हमें एक नज़र बना के रखनी पड़ती है या रखनी पड़ेगी पेरेंट्स को कि उनके बच्चे उनके नियंत्रण में ही रहें और उनका जो गैजेट है वो भी उनके नियंत्रण में रहे। जी, और बच्चों को जब बहुत सारे बच्चे टेक्निकल पढ़ाई करते हैं, आईआईटी और बहुत सारी तकनीकी शिक्षा लेते हैं, उन्हें तो बहुत आवश्यक होता है हर एक चीज़ को, हर एक सीन को या हर एक चीज़ को बहुत बारीकी से समझने का। उस समय उन्हें अपने अकाउंट बनाने पड़ते हैं। और हमारे भी नॉलेज में कुछ ऐसे केसेस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड आए हैं कि स्कैम हो गया, बच्चे बोलते हैं हमारे साथ स्कैम हो गया, और हम अपनी तरफ से 1930 उन्हें बोलते हैं और वहाँ से जैसे उन्हें गाइडलाइन दी जाती है कि अभी आप उस नंबर को ब्लॉक कर दीजिए या जवाब मत दीजिए। तो जब कई केसेस ऐसे होते हैं कि वो उन्हें ब्लॉक कर देने के बाद वो दोबारा नए नंबर से आते हैं, या कोई बच्चा है जिसने कुछ ऐसी चीज़ें शेयर कर दी हैं जो नहीं करनी चाहिए, बातें हो, फ़ोन नंबर हो, कुछ चैटिंग हो, कुछ, तो वो फिर क्या कदम उठाएं, किस प्रकार से मदद लें? इसमें मैं बताना चाहूँगा आपको कि बहुत सारे ऐसे मामले जो आप बता रहे हैं, राज्य पुलिस द्वारा और स्टेट सेंट्रल द्वारा भी बताना चाहूँगा कि एक फैसिलिटी दी जाती है जिसमें क्या होता है कि ऐसे सिम नंबर्स या मोबाइल नंबर्स या ऐसे IMEIs मोबाइल जो डिवाइसेस हैं उनकी ब्लॉकिंग होती है। ब्लॉकिंग का मतलब होता है कि वो एक बार यूज़ अगर किया गया है किसी क्राइम में, तो उसे अगर हमारे एजेंसी द्वारा, पुलिस एजेंसी द्वारा अगर ब्लॉक कर दिया गया तो वो फिर से काम नहीं कर पाएंगे। ये सबसे बड़ा एक प्रभाव होता है जी। अब इसमें आपने एक दूसरी बात कही कि कुछ जो नंबर्स होते हैं वो फ्रिक्वेंटली आपको फिर से दूसरे नंबरों से कॉल करते हैं। ऐसे मामलों में इसे जो नई भारतीय न्याय संहिता है, अभी जो नया कानून बना है, उसके अनुसार नए कानून में ज़्यादा पनिशमेंट है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अगर कोई भी अपराध होता है तो बिल्कुल उसे थाने में रिपोर्ट करें। और हमारे पास ऐसे सुविधाएं होती हैं, चूँकि कानून प्रवर्तन एजेंसी एक प्रकार से है, इसलिए हम लोगों की जो पहुंच होती है वो इन सोशल मीडिया के जो नोडल्स होते हैं उनसे होती है, मोबाइल के नोडल से होती है, मोबाइल ऑपरेटर जो होते हैं, टेलीकॉम ऑपरेटर, तो हम उनके माध्यम से किसी न किसी प्रकार से वो जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं, जो ऐसे बच्चों को या स्टूडेंट्स को टारगेट करते हैं, तो बिल्कुल रिपोर्ट की जानी चाहिए अगर ऐसे बार बार उनके साथ ऐसा अपराध हो रहा है तो। जी। और सर, क्योंकि डिजिटल समय है, अब लेन देन, खरीदी बिक्री, सारी चीज़ें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हो रही हैं, तो एक बहुत बड़ा वर्ग हमारा कस्टमर भी है, ग्राहक भी है। ग्राहकों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? मैं इसमें बताना चाहूँगा कि जैसे आप कोई भी अकाउंट तो आपका होगा, अगर आप एज अ कस्टमर यूज़ कर रहे हैं किसी बैंक अकाउंट को, अगर आप थोड़ा सा टेक्नो से भी कहना चाहिए कि अगर आप QR कोड पेमेंट जानते हैं, UPI एड्रेस पर पेमेंट अगर आप जानते हैं, बिल्कुल सही बात है। बस इसमें ध्यान आप ये रखें कि आपका जो बैंक अकाउंट है उसमें आप बीच बीच में KYC आप अपडेट कराएं। आपके जो नंबर्स हैं वो नंबर कहीं फॉरवर्डेड तो नहीं हैं, इस बात का ध्यान रखें जी। आप ये भी देखें कि जब आपके पास OTP आते हैं तो वो OTP आपको पहुँच रहे हैं कि नहीं टाइमली, या ऐसा तो नहीं है कि आपका जो OTP आपके पास आ रहा है वो दूसरे के पास तो नहीं चला जा रहा है। क्योंकि इसमें मैं बताना चाहूँगा कि कुछ ऐसे फाइल्स होते हैं जैसे जिनको APK फाइल्स बोलते हैं, ये वो फाइल्स हैं जो ऑलरेडी एक तरीके से साइबर फ्रॉडस्टर द्वारा बनाया जा रहा है। उन्हें एक बल्क मात्रा में सोसाइटी के ग्रुप्स में भेजा जाता है, जिसमें से कहीं ना कहीं कोई आदमी उसको टैप करता है, उसको टच करता है और फंस जाता है, और उसका मोबाइल जो है हैक हो जाता है, जिसे हम सामान्य भाषा में बोलते हैं कि मेरा मोबाइल हैक हो गया, मेरा WhatsApp हैक हो गया। तो ये वो कारण है। तो अनजान चाहे लिंक हो जिसको आप जानते नहीं हैं, या अनजान फाइल्स हों, उसे छूना नहीं है, जिससे आपके मोबाइल जो है हैक ना हो। इससे होगा ये कि अगर आपके मोबाइल हैक हो जाते हैं तो फिर आपका जो अकाउंट है वो भी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, मतलब उस अकाउंट को दूसरा भी ऑपरेट कर सकता है, या उसमें जो आने वाले OTP हैं बैंक के वो दूसरा भी OTP यूज़ कर सकता है। इन चीज़ों से कस्टमर्स को खास करके बचना चाहिए। जी सर। और जैसा कि सिम की हमने बात की, सिम खरीदने के लिए हमें आधार कार्ड की या किसी आइडेंटिटी की ज़रूरत पड़ती है। अपनी आइडेंटिटी को, पहचान पत्र को लेकर किस प्रकार की सावधानियां ज़रूरी हैं? मैं इसमें बताना चाहूँगा कि ऐसे बहुत सारे केसेस हमको मिलते हैं जिसमें सिम नंबर्स का यूज़ फ्रॉड के लिए किया जाता है। हमने देखा कि सिम नंबर्स एक व्यक्ति को अगर अलॉट किया गया है, प्रत्येक व्यक्ति का ये दायित्व है, कर्तव्य है कि वो अपने ID से, चाहे वो आधार ID को यूज़ किया हो, उससे कितने सिम उसके नाम पे अलॉटेड हैं उसे पता होना चाहिए।
इसके लिए गवर्नमेंट का एक प्रॉपर एप्लीकेशन है संचार साथी करके, आप उसका यूज़ करिए, पता चलेगा कि आपके आधार से कितने मोबाइल नंबर्स इशूड हैं। और कोई ऐसा नंबर है जिसको आप जानते नहीं हैं तो काइंडली आप संपर्क करें उस संबंधित टेलीकॉम से, वो कोई भी हो सकता है, प्राइवेट या गवर्नमेंट का, BSNL हो या जियो एयरटेल का, आप उसे तुरंत बंद करवाएं। और इसके बाद है सिम की उपलब्धता के लिए पेपर्स की बात है। तो होता यह है कि आप जब भी कहीं किसी दुकान में जाते हैं या फ़ोटोकॉपी कराते हैं तो कोशिश करें कि आपको जितनी रिक्वायरमेंट है उस फ़ोटोकॉपी के लें। अगर ख़राब भी आता है तो दूसरे जो प्रति है उसको अपने पास रख लें। कहने का मतलब मैं ये चाह रहा हूँ कि कोई व्यक्ति जो है उस फ़ोटोकॉपी या उस आधार कार्ड की कॉपी का मिसयूज़ भी कर सकता है आपके नाम से सिम लेने के लिए। और क्योंकि आधार कार्ड की बात हो रही है, ऐसे और भी आइडेंटिटीज़ होते हैं। कई बार फैमिली में भी, परिवार के सदस्यों के बीच भी एक आपसी संबंध, एक आपसी विश्वास के तहत मम्मी के आधार कार्ड से बच्चे ने सिम ले लिया, बच्चे अगर 18 साल का बच्चा हो गया, अगर उसका आधार है या और कोई आइडेंटिटी है उसके नाम पे बहन चला रही है, तो ये कहाँ तक क्या सही है? क्योंकि यहाँ पर बात परिवार की हो रही है। देखिए, इसमें अब चूंकि एक पारिवारिक जो रिश्तों की बात हो रही है तो मैं तो इसमें ज़्यादा नहीं बोलते हुए यही कहूँगा कि पारिवारिक जो एक विश्वास है एक दूसरे के प्रति वो बना रहे और रहना भी चाहिए। बात आती है तब जब कोई बच्चा या कोई परिवार का सदस्य जो है अनजाने में या कि किसी दूसरे के बहकावे में किसी साइबर फ्रॉड का एक विक्टिम बन जाता है, पीड़ित बन जाता है, तब दिक्कत आती है कि जो सिम उसने लिया है या जो यूज़ किया है या किसी को दिया हुआ है, वैसी परिस्थितियों में फिर जिसके नाम से सिम है वो चूंकि हमारे हिसाब से आरोपी बनता है जी। भले वो पोजीशन में हमें दूसरे पास मिलता है लेकिन किसी न किसी प्रकार से उसकी आईडी का उपयोग हुआ रहता है। तो उससे पूछताछ के लिए आधार तो बनते हैं कि भाई आपका जो आईडी है उस नाम से सिम जारी हुआ और उस सिम का उपयोग किसी फ्रॉड में हुआ है। तो ये तो विश्वास की बात है परिवार के लिए, कहना चाहूँगा। लेकिन ऐसे भी है, लोगों को अपने परिवार के सदस्यों के बीच में एक आपसी वो होना चाहिए विश्वास कि भाई कोई भी व्यक्ति जो है किसी भी प्रकार से किसी फ्रॉड के झांसे में या चंगुल में तो नहीं है, या ऐसी कोई बात है तो आपस में शेयर जरूर करें। जी जी सर, हमने महिलाओं की बात की, बच्चों और विद्यार्थियों की बात की और कस्टमर्स की भी बात की। इस पूरे के बीच में एक बहुत बड़ा वर्ग होता है ट्रेड का और ट्रेडर्स का, व्यापार का या फिर इन्वेस्टमेंट का। तो वहाँ किस प्रकार की सावधानियों की आवश्यकता है, किस प्रकार के कदम उठाने और किस प्रकार की अवेयरनेस की ज़रूरत है? आपने अभी जिस मुद्दे को उठाया है वो एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है, क्योंकि जो ट्रेडिंग फ्रॉड के नाम से एक नया हम देखने को मिल रहा है कुछ सालों से, इसमें मैं बताना चाहूँगा कि एक व्यक्ति जो जिसमें अगर किसी व्यक्ति के साथ ट्रेडिंग फ्रॉड होता है तो हमने अभी तक तो छोटे मोटे ट्रेडिंग फ्रॉड से लेकर के बड़े बड़े ट्रेडिंग फ्रॉड लगभग 1 करोड़ 20 लाख 1 करोड़ 12 लाख तक के देखे हैं। खास मैं रायगढ़ की बात बताना चाहूँगा। और साथ ही इसका जो शुरुआत होता है वो शुरुआत होता है किसी न किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से। वो हो सकता है यूट्यूब हो सकता है फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, जहाँ पर ऐसे बहुत सारे फेक लिंक्स बना करके जो फ्रॉडस्टर हैं वो क्या करते हैं कि इतने परसेंटेज में आपको इतना ट्रेडिंग कराया जाएगा, आपको इतना पैसा मिलेगा, 21 दिन में आपको इतना सारा 3 गुना या 4 गुना पैसे मिलेंगे। ये जो लोक लुभावन जो चीज़ें हैं इनसे लोगों को बचना चाहिए, क्योंकि ये वो रास्ता है जहाँ पर लोग जो है एक बार जाते तो ज़रूर हैं लेकिन उन्हें शुरुआती दिनों में क्या होता है प्रॉफिट भी दिखता है। प्रॉफिट आपको बैंक में आएगा भी, लेकिन वो उनका तरीका है। उसके पश्चात जब आप उनके झांसे में आ जाते हैं तब आपसे वो ज़्यादा अमाउंट में ट्रेडिंग करवाते हैं और आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म में दिखाएंगे जिसमें आपको लगेगा कि उस एप्लीकेशन में आपके पैसे बढ़ रहे हैं। लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि ऐसे जो होते हैं मामले उसमें कोई पैसा बढ़ते नहीं रहता है। आपके जितने भी पैसे रहते हैं उसे तुरंत ही 2 या 3 दिनों में फ्रॉडस्टर खातों से निकाल लेते हैं और आपको ऐसे भ्रम की स्थिति में रखा जाता है। रिसेंटली मैं बताना चाहूँगा ऐसे मामले रायगढ़ में रजिस्टर्ड हुए हैं, उनकी विवेचना जारी है, लेकिन उनका जब पूछा गया तो किसी न किसी जो सोशल मीडिया है उसी के माध्यम से उन्हें यह जानकारी मिली थी। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, ये बहुत अच्छी बात है, तो आप किसी ऑथेंटिक अपने बैंक अकाउंट या खातों से जाकर जुड़ें। वहाँ पर आपको जो बैंक सलाह देती है या कोई प्रॉपर ब्रोकर सलाह देता है वहाँ से आप जुड़ें और इन्वेस्टमेंट करें। किसी भी सोशल मीडिया से या किसी टेलीग्राम चैनल या इंस्टाग्राम या फेसबुक से प्राप्त करके न जुड़ें। रिसेंटली एक और केस मैट्रिमोनी पर भी आया था, जीवनसाथी.com, और ऐसे जो शादी
संबंध के लिए वेबसाइट्स होते हैं, वहाँ पर भी हमने रिसेंटली देखा हुआ है कि उसमें कुछ फेक प्रोफाइल्स होने के कारण और उनके बताए हुए रास्तों से लोग जो है ठगी के शिकार हुए हैं। तो ऐसे लोगों से बचें और साथ ही अपने आप को सुरक्षित रखें। और सर, अब कार्यक्रम के अंत में आप हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमारे जिला के पुलिस अधीक्षक महोदय श्री दिव्यांग पटेल जी के द्वारा चलाया जा रहा है साइबर जागरूकता कार्यक्रम के तहत और साथ ही प्रतिदिन होने वाली जो घटनाओं को देखते हुए मैं यही बात कहना चाहूँगा कि आप सतर्क तभी रहेंगे जब आप चीज़ों को समझेंगे, जानेंगे और अज्ञानता को आप जागरूकता में बदलेंगे। क्योंकि अगर आप समझेंगे कि हमें अज्ञानी होकर के मोबाइल चलाना है या हमें मोबाइल चलाना नहीं आता है, तो कृपया करके आप मोबाइल ना चलाएं। और अगर आपको चलाना आता है तो ऐसे वेबसाइट्स, ऐसे लिंक्स और ऐसे अननोन मटेरियल्स या कॉल्स को इंटरटेन ना करें या ना उठाएं। और अगर आपको किसी प्रकार का संशय होता है तो आप निकटस्थ पुलिस थाने जाएं या साइबर सेल पहुँचें। और अगर आपको लगता है कि आप दूरस्थ हैं और आपके साथ ऐसी कोई घटना हो गई है कि जिसके कारण आपके पैसे चले गए हैं या आप साइबर ठगी के शिकार हो चुके हैं, आप बिना देरी किए किसी भी मोबाइल सिम से 1930 सेंट्रल टोल फ्री नंबर है, हेल्पलाइन नंबर, आप कॉल करें। आपको निश्चित रूप से सहायता मिलेगी। और अगर आप निकटस्थ थाना या साइबर सेल के पास हैं तो आप ज़रूर पहुँचें और हम आपको साइबर फ्रॉड के माध्यम से जो भी आपको क्षति हुई है उससे निजात दिलाने के लिए और साइबर ठगों तक पहुंचने के लिए बिल्कुल हम आपकी सहायता करेंगे। इसलिए मैं कहना चाहूँगा जिला पुलिस रायगढ़ की ओर से जागरूक रहें, सतर्क रहें। धन्यवाद। जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अमूल्य जानकारियाँ आपने दी और बहुत अमूल्य समय हमें आपने दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम। आप सुन रहे हैं रायगढ़ का अपना रेडियो स्टेशन रेडियो धूम 89.6 FM। आवाज हमारी।